गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक 2 इसमें से चैप्टर 6 जल संसाधन, चैप्टर नंबर 7 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन और चैप्टर नंबर 9 भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, इन 3 चैप्टर में से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी देश की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है? ऑप्शंस हैं हमारे, ए लखनऊ में गोमती, ऑप्शन बी अहमदाबाद में साबरमती, सी दिल्ली और इटावा के बीच यमुना, ऑप्शन डी हैदराबाद में मूसी। तो इन चारों ऑप्शंस में से देश की जो सबसे अधिक प्रदूषित नदी है वो है ऑप्शन सी दिल्ली और इटावा के बीच यमुना। तो दिल्ली और इटावा के बीच यमुना जो है वो देश की सबसे प्रदूषित नदी है और इसका मुख्य कारण जो है वो औद्योगिक प्रदूषण, घरेलू कचरा, नगर निगम का कचरा, वनों की कटाई है ना, ये सब बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से कि लगातार नदियों का प्रदूषण बढ़ रहा है। और गंगा के बाद यमुना जो है वो भारत की दूसरी सबसे प्रदूषित नदी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत धरातल जल से ढका है? ऑप्शंस हैं, ए 27%, बी 71%, सी 73%, डी 29%। तो पृथ्वी का जो है वो 71% भाग जो है वो पानी से ढका है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भाग भारत में उपलब्ध है? तो ऑप्शंस हैं हमारे, ऑप्शन ए 3%, बी 6%, सी 5% या डी 4%। तो दुनिया भर का जितना भी जो मीठा पानी है या जिसको हम पेयजल भी कहते हैं वो मौजूद है, तो उसमें से जो भारत के पास है वो सिर्फ 4% है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में उपलब्ध धरातलीय जल तथा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल का कितना प्रतिशत लाभदायक उपयोग हेतु उपलब्ध है? तो ऑप्शंस हैं हमारे, ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 70%। तो भारत में उपलब्ध जो धरातलीय और भूमिगत जल जो है उसमें से जो उपयोग हेतु उपलब्ध है वो है 60%, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में भौम जल का कितना प्रतिशत कृषि में उपयोग होता है? ऑप्शंस हैं, ए 85%, बी 90%, सी 89%, डी 92%। तो भारत में जो भौम जल का उपयोग है वो कृषि में लगभग 92% है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में लैगूनों और झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन नहीं हैं? ऑप्शंस हैं, ए केरल, बी पश्चिम बंगाल, सी ओडिशा, डी कर्नाटक। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो ये चारों राज्य हैं इनमें से कर्नाटक राज्य में लैगूनों और झीलों के जो बड़े धरातलीय जल संसाधन है वो नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, कुओं और नलकूपों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत किस राज्य का है? ऑप्शंस हैं, ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो 4 राज्य हैं इनमें से जो कुओं और नलकूपों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र है
उसका उच्चतम प्रतिशत जो है वो गुजरात राज्य का है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब बनी थी? ऑप्शंस हैं ए सन 2001 में, बी सन 2005 में, सी सन 2002 में, ऑप्शन डी सन 2003 में। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद है उसके द्वारा 1 अप्रैल 2002 में जो है वो राष्ट्रीय जल नीति पारित की गई थी, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, कुल जल संसाधनों का कितना प्रतिशत अलवणीय या मीठा जल है? ऑप्शंस हैं ए 2%, बी 3%, सी 4%, डी 5%। तो जो कुल जल संसाधन है उसका मात्र 3% जो पानी है वो पीने लायक है, यानी कि अलवणीय है या मीठा जल है, जो कि बर्फ़ और ग्लेशियर्स, ज़मीन के नीचे जो भूमिगत जल है और नदियों और नहरों में है। तो इसलिए जो ऑप्शन बी है 3% वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में नदियों में प्रवाहित धरातलीय जल के कितने प्रतिशत का उपयोग संभव है? ऑप्शंस हैं ए 32%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 71%। तो भारत में जो नदियों में प्रवाहित धरातलीय जल है उसका 32% का उपयोग ही संभव है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन कार्बनिक उत्पत्ति के खनिज हैं? ऑप्शंस हैं ए खनिज तेल, बी प्राकृतिक गैस, सी कोयला व हीरा, डी उपर्युक्त सभी। तो जो खनिज हैं वो ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो कि खान से निकाले जाते हैं और जिनका उपयोग जो है कई कार्यों में किया जाता है। तो जो ये खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला व हीरा, ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये कार्बनिक उत्पत्ति के खनिज हैं। तो इसलिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोयला मुख्य रूप से किस भूगर्भिक काल की शैलों में निक्षेपित है? ऑप्शंस हैं ए केवल टर्शरी निक्षेपों में, बी धारवाड़ क्रम की शैलों में, सी प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में, डी गोंडवाना और टर्शरी निक्षेपों में। तो इन चारों ऑप्शंस में से कोयला जो है वो मुख्य रूप से जो है गोंडवाना और टर्शरी निक्षेपों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13, ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं ए परमाणु ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी भूतापीय ऊर्जा, डी पवन ऊर्जा। तो ये चारों ऑप्शंस जो हैं इनमें से वो ऊर्जा का स्रोत जो कि अपरंपरागत स्रोतों में शामिल नहीं है वो है परमाणु ऊर्जा, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी लौह धातु नहीं है? ऑप्शंस हैं ए क्रोमाइट, बी बॉक्साइट, सी मैग्नीज, डी लोहा। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो लौह धातु नहीं है वो है बॉक्साइट, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन अधात्विक खनिज नहीं है? ऑप्शंस हैं ए माइका, बी हीरा, सी हेमेटाइट, डी चूना पत्थर। तो इन चारों ऑप्शंस में से अधात्विक खनिज जो नहीं है वो है हेमेटाइट, क्योंकि हेमेटाइट जो है वो लौह अयस्क है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है।
क्वेश्चन नंबर 16, किस खनिज को धारवाड़ क्रम की भूगर्भिक संरचनाओं से संबद्ध माना जाता है? ऑप्शंस हैं ए कोयला, बी मैग्नीज, सी लोहा, डी बॉक्साइट। तो जो मैग्नीज खनिज है उसको धारवाड़ क्रम की भूगर्भिक संरचनाओं से संबद्ध माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा खनिज टर्शरी निक्षेपों की लेटराइट चट्टानों से संबद्ध है? ऑप्शंस हैं ए बॉक्साइट, बी तांबा, सी लोहा, डी कोयला। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो बॉक्साइट है वो एक ऐसा खनिज है जो कि टर्शरी निक्षेपों की लेटराइट चट्टानों से संबद्ध है। ये जो खनिज है इससे एल्युमिनियम निकाला जाता है और इसका रंग सफ़ेद या भूरा होता है। सामान्यतः इसमें जो है लोहे का अंश भी विद्यमान रहता है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन निम्न में से कहाँ होता है? ऑप्शंस हैं ए भीलवाड़ा राजस्थान, बी नेल्लोर आंध्र प्रदेश, सी मैसूर कर्नाटक, डी कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो इन चारों में से जो नेल्लोर है आंध्र प्रदेश में वो सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन करता है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल जिसे कहते हैं की स्थापना निम्न में से कब हुई थी? ऑप्शंस हैं ए 1967 में, बी 1954 में, सी 1956 में और डी 1984 में। तो जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से भी विख्यात है गेल इंडिया लिमिटेड जो है उसकी स्थापना 1984 में यानी 1984 में हुई थी, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? ऑप्शंस हैं ए असम, बी बिहार, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। तो इन चारों राज्यों में से जो राज्य तेल क्षेत्र के लिए प्रमुख है वो है असम, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, उड़ीसा निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में अग्रणी राज्य है? ऑप्शंस हैं ए बॉक्साइट, बी लौह अयस्क, सी मैग्नीज, डी उपर्युक्त सभी। तो खनिज की दृष्टि से जो उड़ीसा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और ये जो हमारे ऑप्शंस हैं यानी कि लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, इन सभी के उत्पादन में जो है उड़ीसा एक अग्रणी राज्य है, इसलिए ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? ऑप्शंस हैं ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1947 एंड ऑप्शन डी 1952। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो 1951 में आरंभ की गई थी, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23, भरमौर जनजातीय क्षेत्र देश के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं ए जम्मू कश्मीर में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी उत्तराखंड में, डी हिमाचल प्रदेश में। तो जो भरमौर जनजातीय क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24,
इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शंस हैं ए कृषि विकास, बी परितंत्र विकास, सी परिवहन विकास और डी भूमि उपनिवेशन। तो इन चारों ऑप्शंस में से इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में जो सतत पोषणीय विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक जो था वो है परितंत्र विकास। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बांध निम्न में से किस राज्य में है? ऑप्शंस हैं ए हिमाचल प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी हरियाणा में, डी पंजाब में। तो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम है हरिके बांध, यह स्थान जो है वो पंजाब में है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता था? ऑप्शंस हैं ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी वित्त मंत्री। तो भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था एवं योजना आयोग का हेडक्वार्टर योजना भवन के नाम से जाना जाता था। तो इसलिए ऑप्शन ए प्रधानमंत्री जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा एक लक्ष्य समूह का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं ए सीमांत किसान विकास संस्था, बी सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सी पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डी कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो इन सभी में से जो सीमांत किसान विकास संस्था है वो लक्ष्य समूह का उदाहरण है एवं इसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन 28, 1981 ईस्वी में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल किया है जिनकी ऊंचाई ए 600 मीटर से अधिक है, बी 2000 मीटर से अधिक है, सी 1000 मीटर से अधिक है, डी 800 मीटर से अधिक है। तो राष्ट्रीय समिति ने 1981 ईस्वी में पिछड़े क्षेत्रों के उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल किया है जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, 1967 ईस्वी में योजना आयोग ने देश के कितने जिले पूर्ण या आंशिक रूप से सूखा संभावी जिले घोषित किए थे? ऑप्शंस हैं ए 65 जिलों का, बी 70 जिलों का, सी 72 जिलों का, डी 67 जिलों का। तो 1967 ईस्वी में योजना आयोग ने देश के 67 जिलों को पूर्ण या आंशिक रूप से सूखा संभावी घोषित किया था। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन 30, जनजातीय समन्वित विकास उप योजना लागू होने से भरमौर में निम्न में से कौन सा सामाजिक लाभ नहीं मिला है? ऑप्शंस हैं ए लिंगानुपात में सुधार हुआ है, बी बाल विवाह में कमी आई है, सी साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई है, डी नगरीकरण तेजी से हुआ है। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, नगरीकरण तेजी से हुआ है। क्वेश्चन 31, इंदिरा गांधी नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई निम्न में से कितनी है? ऑप्शंस हैं ए 9600 किलोमीटर, ऑप्शन बी 9500 किलोमीटर, ऑप्शन सी 9060 किलोमीटर, ऑप्शन डी 9000 किलोमीटर। तो इंदिरा गांधी नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई 9060 किलोमीटर है। इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन 32, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत पोषणीय विकास की परिभाषा को निम्न में से किस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है? ऑप्शंस हैं ए आवर कॉमन फ्यूचर, बी द लिमिट टू ग्रोथ, सी द पॉपुलेशन बॉम्ब, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र ने सतत पोषणीय विकास की परिभाषा को आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है।